मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। इसी बात को साकार किया है विकास ने। इन्हें 69वीं बीपीएससी में 115वीं रैंक आई है और ये रेवेन्यू ऑफिसर बने हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं विकास के बारे में कि उनकी पढ़ाई कहाँ से हुई है और अभी वो क्या कर रहे थे। तो विकास बताइए आप अपने बारे में। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही पूरा किया है। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरा किया है। बीए प्रोग्राम किया है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एंशिएंट हिस्ट्री में। उसके बाद अभी वर्तमान में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से भूगोल विषय में पीजी कर रहा हूँ और 69th में मेरा सिलेक्शन रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में हुआ है। सर जो रैंक बताया वो रेवेन्यू ऑफिसर में सीरियल नंबर रैंक था 115, ओवरऑल रैंक मेरा 279 है। तो आपने इनसे जान लिया इनके बारे में कि कहाँ से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और वर्तमान में क्या कर रहे हैं। अब थोड़ी सी स्ट्रेटजी पे बात कर लेते हैं कि इन्होंने एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है 3 फेज में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम विकास से प्री के बारे में जान लेते हैं कि प्री की तैयारी उन्होंने कैसे और कब स्टार्ट किया था। क्या कोई कोचिंग भी लिया था या सेल्फ स्टडी से तैयारी किया था? बीपीएससी मुझे जहाँ तक लग रहा है अभी सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कोई अभी है तो प्रीलिम्स है, क्योंकि प्रीलिम्स में ही नहीं सेलेक्ट होंगे तो फिर मेंस फिर इंटरव्यू का क्या मतलब है। तो मेरे लिए प्रीलिम्स बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। मैं ये 69th में, मैं 67th दिया, 68 भी दिया था। 69th में मेरा जो ही प्रीलिम्स निकला मेरा मेंस भी निकल गया और इंटरव्यू भी हो गया और ओवरऑल सिलेक्शन हो गया। तो मुझे लग रहा है प्रीलिम्स, क्योंकि मैंने यूपीएससी का कोचिंग किया है, तो कोचिंग करने के बाद एक तो ये ओवरऑल कंसेप्ट बन जाता है, बचा रहता है जो फैक्ट और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आ रहा है, उसके अनुसार कैसे कौन कौन फैक्ट पर कैसे काम करना है, अध्ययन की सूक्ष्मता कितनी होनी चाहिए। तो इसको ध्यान में रखकर प्रीलिम्स पढ़ा जाए तो प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने क्या किया था, यूपीएससी का कोचिंग किया तो उसका तो ओवरऑल नॉलेज हो गया पूरे। उसके बाद मैंने बीपीएससी का मात्र पीवाईक्यू को लाया, उसको आधार बनाया, उसी के अनुसार घटना चक्र में जो आता है पीवाईक्यू घटना चक्र वाला, साइंस का और हिस्ट्री का, इन दोनों का किया। तो मुझे लग रहा है कि बस इतना ही किया हूँ, पीवाईक्यू और ये घटना चक्र दोनों, इससे मेरा प्रीलिम्स निकल गया। तो ये प्रीलिम्स का रहा है। एक सवाल मैं और ऐड करना चाहता हूँ, आप दर्शकों को बताइए कि जैसे इंटरनेट पे कंटेंट की भरमार है, इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि वो एक समंदर है। तो आप ये भी बता दीजिए दर्शकों की कंटेंट कहाँ से लेना है और किस टाइप का कंटेंट लेना है और कितना डीप कंटेंट लेना है। कंटेंट ज़्यादा नहीं लेना है। कंटेंट देखिए, मैं कहा ना क्या देखना है, पीवाईक्यू देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया है, उसी को आधार बनाकर। जैसे घटना चक्र ही है तो घटना चक्र में पहले लिखा रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा था, वर्णन किया रहता है, उसकी व्याख्या दिया रहता है 15-20 लाइन में, उसको पढ़ना है। उसी जब क्वेश्चन आगे आएगा तो उसी पैटर्न पर आता है, और जो उस समय पूछा गया उससे नहीं पूछेगा, लेकिन जो नीचे उसकी व्याख्या दी गई उससे संबंधित अन्य जानकारी, फिर अगला क्वेश्चन उससे बनता है। तो पीवाईक्यू बहुत जरूरी है, उसको करना। और रही बात अन्य क्या पढ़ना चाहिए किताबों में, तो मुझे लग रहा है बीपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा था कि अब गाइड बुक से काम नहीं चलेगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा। यानी उन्होंने सीधे से संकेत दिया है कि एनसीईआरटी जो पढ़ेगा उसी का, वैसे हम लोग सेट करेंगे क्वेश्चन पेपर तो उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो। तो और था भी 69th का भी पैटर्न देखे तो लग रहा था कि हाँ एनसीईआरटी से चीज़ें आई है। ये लूसेंट वन लाइनर पढ़ने वाले लोगों का सिलेक्शन मतलब थोड़ा उसका कम हुआ है। पहले जितना था बीपीएससी में वन लाइनर का योगदान उससे कम होगा, थोड़ा कंसेप्चुअल चीज़ें और जोड़ा जा रहा है जैसे यूपीएससी में होता है। तो यही बुक लिस्ट में की बात करूँगा तो पीवाईक्यू, फिर एनसीईआरटी पढ़िए और पीवाईक्यू पढ़िए, फिर कुछ कंटेंट की जरूरत पड़े तो नेट से सर्च कीजिए या बिहार का वेबसाइट है उससे निकाल कर पढ़िए। तो आपने देखा कि विकास ने बीपीएससी के प्री के लिए कंटेंट के बारे में बताया है। तो मैं कहूँगा कि जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ को फॉलो करें। इसके बाद मेंस आता है, तो मेंस की तैयारी के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होगी, इसके बारे में विकास कुछ बताइए। देखिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए,
सब लोग के लिए अलग अलग है। मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी, मैंने क्या किया था इसके बारे में बता रहा हूँ। क्योंकि मेंस में 3 पेपर है, GS1, GS2 और एसए, जिस पर मेरिट बनता है। इसके अलावा ऑप्शनल क्वालिफाइंग है और हिंदी क्वालिफाइंग है। तो ऑप्शनल क्वालिफाइंग हिंदी तो बस क्वालिफाइंग हो जाता है जिनके पास सामान्य नॉलेज है। 3 जिस पर पेपर में मेरिट बनेगा, उसमें GS फर्स्ट है, जिसमें एक बहुत अच्छा सेक्शन है DI का, डाटा इंटरप्रिटेशन का। वो 72 नंबर का पूछता है। तो 72 नंबर का वो पूछता है, तो उसमें ये प्रयास रहना चाहिए कि वो क्वेश्चन गलत ना हो। 72 नंबर का पूछा है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम एक गलत हो, उससे ज़्यादा गलत होगा तो फिर सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें पूरा में पूरा मार्क्स मिलता है। मेरा 72 में 72 सही है, एक क्वेश्चन में डाउट है, मतलब मेरा 65% आएगा। ये क्वेश्चन कितना उसमें मिलेगा ये नहीं जानता हूँ। तो उसमें अगर 70 या 65 के बीच आ गया, तो रही बात बच्चा 300 में 72 नंबर ये हो गया, तो बच्चा 228 नंबर। तो 228 नंबर में आप PYQ को आधार बनाकर, जैसे इस बार हिस्ट्री में PYQ से ही पूछा था, उसको आधार बनाकर आप पढ़ेंगे और समान आंसर लिख देंगे। क्योंकि उसमें हिस्ट्री है बचा हुआ और करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर डेली पढ़िए, जो बड़े बड़े घटनाएं हुई उसके बारे में पढ़िए। अगर सामान्य स्तर पर भी लिखेंगे तो उसमें 40 या 50% आ जाएगा मार्क्स। यानी 200 में अगर 100 मार्क्स ला दिए, 110 नंबर ला दिए और इधर 70 नंबर ला दिए, तो 170 के करीब चला जाएगा, 180 चला जाएगा, जो बहुत अच्छा मार्क्स है। तो मुझे लग रहा है GS फर्स्ट के लिए DI को छोड़ना नहीं है, मतलब DI 100% उसमें मार्क्स लाने की कोशिश करना है। उसके बाद बचा हुआ GS2 है, वो भी 300 मार्क्स का होता है। तो उसमें ज्योग्राफी है, पॉलिटी है और इकोनॉमी और साइंस टेक है। तो इसको करेंट अफेयर से अपडेट करते हुए PYQ को ध्यान में रखकर उसको लिख कर, तो मुझे लग रहा है वो भी मतलब PYQ को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाए क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन पूछना है। और रही बात तीसरा सेक्शन ऐसे का है, जो 3 ऐसे पूछता है, और ऐसे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फैक्टर है। मतलब UPSC से कहा जाए कि UPSC से भी थोड़ा टफ लेवल का ऐसे इसलिए इस संदर्भ में मानते हैं क्योंकि यहाँ 3 सेक्शन है, 2 सेक्शन तो लिखना ही है, और 2 सेक्शन में मतलब जो UPSC में पूछता है निबंध वही पूछता है, मूर्त भी पूछेगा अमूर्त भी पूछेगा। बचा हुआ एक सेक्शन जो बिहार स्पेशल सेक्शन है निबंध का, जिसमें भोजपुरी में कहावतें पूछता है, मैथिली में कहावतें पूछता है, और ऐसे कहावतें पूछता है जो वहाँ के जेन्युइन लोग हैं, जो वास्तव में क्षेत्रीयता से जिनको लगाव है, वो वहीं उसको अर्थ को समझते हैं, उसको लिखते हैं। तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छी बात है कि ये निबंध वाला, इसमें अगर उसमें अच्छा कर गए तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो निबंध GS1 GS2 अगर अच्छा से प्रिपरेशन करें PYQ का आधार बनाकर, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो देखा कि विकास ने कितने विस्तृत तरीके से प्री और मेंस की तैयारी की स्ट्रेटजी बताई है। तो आगे बढ़ते हुए मेंस से थोड़ा इंटरव्यू के बारे में जान लेते हैं। शायद ये इनका आपका पहला इंटरव्यू, ये इनका पहला इंटरव्यू था BPSC का। तो थोड़ा सा इनका इंटरव्यू का अनुभव भी जान लेते हैं। थोड़ा सा आप अपना इंटरव्यू का अनुभव बताइए। देखिए, इंटरव्यू मेरा ये था कि मॉक इंटरव्यू मैंने दिया था 6-7 लगभग, यहाँ जितना कोचिंग करा रहा था मैं जा के दे रहा था। तो जो मॉक में सीखा, बता रहे थे कि ऐसे करिए ऐसे करें, तो उस पर मैंने ध्यान दिया। कहीं जा रहा था तो मैं बहुत तेज़ बोलता था, लाउडली बोलता था, बोलते कि नहीं धीमा बोलो, थोड़ा सा थोड़े देखने में, चूँकि इस तरह भी बताते थे कि तुम्हारा देखने में थोड़ा उम्र कम दिखता है, तो तुम थोड़ा और अच्छा बोलने का, तो जैसे ऑफिसर बोलता है उस तरह का बोलने का प्रयास करो। तो ये चीज़ें, इस पर मैं काम किया। और रही बात वहाँ, तो वहाँ अच्छा से इंटरव्यू हुआ, क्योंकि दबाव वहाँ मैं गया था, तो जो ही मैं प्रवेश किया तो हंसते हुए प्रवेश किया, निकला था अभी भी हंसते हुए निकला था। मतलब कुल मिला के अच्छा हुआ। वहाँ के जो इंटरव्यू लेने वाले थे बहुत सपोर्टिंग, मतलब मैं, जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि इंद्रधनुष और अरोरा जो ध्रुवीय ज्योति है उसमें क्या अंतर है, तो मैं यूँ ही बोल रहा था कि हाँ उधर मैग्नेटिक होता है और इधर प्रकाश का अपवर्तन इस तरह। फिर कहा सॉरी सर, ये तो बाद में वो बताए, देखो आपने बहुत अच्छा बता रहे थे, यही कारण। तो फिर मैं तो मेरे क्वेश्चन का उत्तर दिए दूसरे मेंबर, तो लगा कि नहीं ये हुआ। फिर आते हुए उन्होंने कहा कि मतलब ठीक, मतलब ऐसा लगा कि जैसे बोल रहे हैं कि जाइए, तो मैं पूछा कि सर जाऊँ, तो बोले हाँ जाइए। तो मतलब एक
मुझे लगा कि सोच कह रहे हैं कि जाइए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छा मार्क्स दे दिए हमने। मतलब इस आप ये कह रहे हैं कि वहाँ काफ़ी फ्रेंडली लोग बहुत थे। बहुत मतलब अच्छा लगा मुझे कुल मिला के इंटरव्यू देकर। तो आप देखें कि इंटरव्यू में कितना फ्रेंडली बिहेवियर होता है उन लोगों का। तो जो एक्सपीरियंस, जिनको डर लगता है कि इंटरव्यू में ऐसे होता है वैसे होता है, तो आपने जो रियल अनुभव है वो देख लिया है। तो हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि 70वीं बीपीएससी का प्री होने वाला है, तो उसके लिए विकास से पूछेंगे, जानना चाहेंगे कि ये क्या सजेस्ट करते हैं बच्चों को, क्योंकि अभी लगभग 10-15 दिन का समय बचा हुआ है प्री के लिए। तो विकास जी कुछ सजेस्ट कीजिए बच्चों को कि 10-15 दिन में बच्चे क्या करें कि प्री आसानी से हम निकाल पाएँ। देखिए, अब ये है कि 10 दिन बचा है, इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कोई टेस्ट लगाइए। टेस्ट लगाने के बाद मालूम चल जाए कौन सा पोर्शन मेरा वीक है। अगर करेंट अफेयर्स वीक है, 30 क्वेश्चन आ रहा है, उसमें 20 से कम आपका गलत हो रहा है, तो करेंट अफेयर्स को पूरा भीड़ चाहिए। उसको ऐसे भीड़िए कि मतलब उसको आसान करेगा। बिहार स्पेशल पोर्शन उसमें आ जाता है, जैसे टेस्ट लिखने के बाद लगता है कि हाँ यार इसमें वीक है, इसमें तो कम सही हो रहा है, हाँ हिस्ट्री मेरा सही है, साइंस मेरा सही है। तो जो पोर्शन वीक लग रहा है उस पर काम करिए, मतलब बढ़िया से काम कीजिए। 10 दिन में 5-6-7 दिन पढ़ेंगे जम के, तो उस पर पकड़ बढ़ जाएगी। इसके अलावा अभी टाइम है 10 दिन, तो इसमें जो बिहार स्पेशल का PYQ आता है, मैं जैसे घटना चक्र वाला आया है 43 से लेकर 69 तक, उसमें बहुत मोटा कर दिया। उसमें बिहार टीचर का भी उसमें डाला है। तो मैं कहूँगा कि उसको एक या दो बार उसको, अब से 1 से 2 बार उसको पढ़ जाना है पूरा। तब मतलब क्योंकि 10 दिन बचा है, 2 बार या एक बार तो मिनिमम पढ़ना है, 2 बार भी चाहे तो उसको पढ़िए, क्योंकि लास्ट समय में बहुत ज़रूरी होता है। 2 1 3 नंबर से छटते हैं, पता चले अरे ये तो PYQ रिलेटेड क्वेश्चन था, तो वो ना हो, तो बहुत ज़रूरी है। तो देखा कि आपने, विकास जी ने आपको बताया है कि 70वीं बीपीएससी के लिए बचे 10 दिन में क्या करना है। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँ विकास जी, आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं कहा जाए तो 2019 से तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, 2019 से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी लंबे वक्त से ये लगे हुए हैं। तो ये तैयारी ऐसा है जिसका सक्सेस रेट 1% से भी कम है, तो बीच में डीमोटिवेट होना लाजमी है। तो जब बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं तैयारी करने वाले बीच बीच में, आप भी कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते होंगे, तो आप बताइए कि खुद को कैसे मोटिवेट रखना है इस डाउन टाइम में। देखिए, डिमोटिवेशन का कारण है कि जब अटेम्प्ट दिए, जैसे मैंने UPSC का अटेम्प्ट दिया, दूसरा जब अटेम्प्ट दिया उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, और फिर पीछे देखा कि अरे मैं तो न PG कर रहा हूँ न कुछ कर रहा हूँ। तो डीमोटिवेशन से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैकअप प्लान लेकर चलना। अगर बैकअप प्लान रहेगा तो तुरंत थोड़ा सा, अगर नहीं अटेम्प्ट में सफल हुए तो लगता है चलो कोई बात नहीं, बैकअप में चल रहा है ना, उस देख लेंगे। तो बैकअप प्लान बहुत ज़रूरी है। और चूँकि मोटिवेट तभी होंगे जब आप मतलब मेहनत नहीं करेंगे। मेन कारण यही होता है, आपकी दिनचर्या गड़बड़ हो गई है, मतलब उस तरह की चीज़ें हो रही है, मतलब अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, सोने का टाइम फिक्स नहीं है, जगने का टाइम फिक्स नहीं है। ये जो लाइफ साइकिल है, ये जो चलता है, इसमें अगर आप डिस्टर्बेंस होगा तो फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। जो पढ़ेगा नहीं तो फिर डिमोटिवेट होगा ही होगा। तो आप काफ़ी लंबे टाइम से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा आप अपना फैमिली बैकग्राउंड बता दीजिए और उनका योगदान बताइए कि आपकी तैयारी में उनका किस तरह का योगदान है। देखिए, मेरे घर वाले बहुत सपोर्टर हैं, मतलब कभी नहीं कहते हैं कि ये करो या फिर खूब पढ़ो, सिलेक्शन बहुत दिन हो गया ये करो। बस ये कहते थे कि थोड़ा सा अन्य नौकरी का भी प्रयास करो, UPSC थोड़ा सा, UPSC के अलावा SSC आ रहा है उसको भी भरो, रेलवे आ रहा है उसको भरो, ये कहते थे। ये कभी नहीं कहा कि छोड़ दो इसको, क्योंकि उनको भी मालूम था कि इतने लाख फॉर्म भरते हैं, इतने लोगों का सिलेक्शन होता है, लड़का मेरा बेरोजगार ना हो जाए, आगे चल के कैसे शादी विवाह होगा, ये सब चीज़ें थी। तो सपोर्टिंग किए, मतलब सपोर्टर, मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं घर वाले। सब घर वाले सपोर्ट नहीं रहेगा तो वास्तव में कोई दिल्ली में रहकर पढ़ नहीं पाएगा। तो बहुत सपोर्ट किए हैं हमारे भैया हैं, बड़े भैया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हैं। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी तैयारी में दिल्ली का कितना योगदान है, क्योंकि एक गांव में हाइप बना हुआ है कि दिल्ली जाएंगे तभी PCS की तैयारी होगी, यहाँ से नहीं होगी। तो आप बताइए कि आपकी तैयारी में दिल्ली का क्या योगदान है। देखिए, मैंने अपनी सीट से तैयारी पूरी दिल्ली में ही रहकर किया है। तो एक होता है ना, जब व्यक्ति मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग से आता है, जब प्रतिदिन 10,000 12,000 खर्च होता है ना, तो खुद ही मोटिवेशन मिलता है, अरे कब में होगा, कब होगा, कब होगा। मतलब दिल्ली
एक होता है ना दबाव, आर्थिक प्रेशर डाला जो व्यक्ति में एक तीव्रता ला देता है। दिल्ली का बहुत ज़्यादा योगदान है, और चूंकि दिल्ली एक हब भी है सिविल सेवा का, तो यहाँ कंटेंट अन्य चीज़ें मिल जाती है, तो कह सकते हैं दिल्ली मतलब यहाँ ही रह कर मैं पढ़ा तो दिल्ली का ही सब चीज़ योगदान अच्छा, है। जैसे कंटेंट की उपलब्धता तो अब तो रिमोट एरिया में भी हो गई है मोबाइल के थ्रू, तो क्या ये तैयारी घर से रह के नहीं की जा सकती है? क्यों नहीं कहाँ मुखर्जी नगर में ही देखा जाए तो बहुत कम सिलेक्ट हो रहे हैं लड़के। देख रहे हैं कि गांव से लड़के फिल्म निकाल कर तब मुखर्जी नगर आ रहे हैं, यानी कि गांव में रहने वाले लड़के और पहुंच हो चुका है नेट का, और ऑनलाइन क्लासेस करके सफल हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि दिल्ली में रहने वाले लड़के सफल हो रहे हैं, गाँव से बहुत ज़्यादा लड़के अब सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आपकी सफलता में किन किन लोगों का योगदान है, आप बताएंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा योगदान मेरे बड़े भैया का है जो बहुत सपोर्ट किए, और वो टीचर हैं और हमेशा कहते थे कि ठीक है, टाइम बड़ा सा मतलब बड़े जब लक्ष्य के लगा रह जाता है तो उसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे होगा, तो लगता था हाँ चलो ठीक है। ये सब माता पिता तो है ही, वो तो मोटिवेशन का काम करते ही हैं। इसके अलावा मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा योगदान दिए, मतलब मैं जहाँ भी गया, इलाहाबाद में था तो वहाँ भी एक दो दोस्त मिले, फिर मैं दिल्ली आया तो यहाँ भी एक दो दोस्त मिले, फिर मैंने सुबह सुबह योग मैं कराता हूँ गांधी मंडेला फाउंडेशन के तहत, तो वहाँ भी अच्छे अच्छे लोग मिले, दोस्त मिले। तो मुझे इसके अलावा मतलब कह सकते हैं माता पिता घर के अलावा दोस्तों का बहुत ज़्यादा योगदान रहा इसमें सफलता में। तो ये थे विकास जी, जिनसे हमने जाना इनकी तैयारी कैसी रही है पिछले 4-5 सालों में। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जिन पद के लिए इनका सिलेक्शन हुआ है उनका कार्य क्या होगा आने वाले समय में, और वो अगले 5 साल में बिहार को कहाँ देखते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। बताइए विकास। सर, मेरा सिलेक्शन रेवेन्यू ऑफिसर में हुआ है, और रेवेन्यू ऑफिसर का मुख्य कार्य है भूमि संबंधी चीज़ें। मतलब कि भारत में राजस्व, बिहार में राजस्व ग्राम है, मतलब ब्लॉक लेवल पर दो चीज़ें होती है, एक विकास कार्य करना और एक भूमि संबंधी जो राजस्व जो क्रिया होती है। जितने विकास कार्य है उसको वीडियो करता है, और भूमि से संबंधित जितने कार्य हैं, राजस्व से संबंधित भूमि विवाद हुआ, अन्य क्रियाएं, तो उसको सीओ करते हैं। जो कि मेरा सिलेक्शन आगे चलकर मतलब रेवेन्यू ऑफिसर ही आगे चलकर सीओ बनता है, डायरेक्ट सीओ की बहाली नहीं होती है, नियुक्ति नहीं होती है। तो इसमें अगर बिहार की बात करें तो अभी एक डेटा आया था कि जो बिहार में जितने विवाद हैं उसका 67% सब भूमि विवाद है। तो हमें लग रहा है कि अगर बिहार में मेरा रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन हुआ है तो भूमि विवाद संबंधित अगर मैं अपने एक ब्लॉक का ही अच्छा से भूमि विवाद निपटारा कर दूँ ईमानदारी से, तो फिर बिहार आगे निकलेगा। तो यही है सर। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे बिहार में भ्रष्टाचार का केस बहुत आता है कि ग्राउंड लेवल पे जैसे रेवेन्यू ऑफिसर का काफ़ी चार्ज आते हैं कि भाई बिना पैसे लिए काम नहीं करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप कुछ भ्रष्टाचार कम करेंगे या आप भी उसमें लिप्त हो जाएंगे जाके वहाँ? देखिए, भ्रष्टाचार पूरे विश्व में भी है, भारत में भी है और बिहार में भी है। इससे तो मतलब नकारा नहीं जा सकती भ्रष्टाचार नहीं है। कहीं मतलब ये नहीं कह सकते कि सब लोग ही वैसे हैं, बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी हुए जो अच्छे काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर पर भ्रष्टाचार है, और बहुत जगह अभी जो लैंड सर्वे हुआ था उसमें बहुत सारे सीओ पर आरोप लगा था कि उन्होंने इतना रुपया लेकर अवैध संपत्ति को वैध कर दिया, उनको दे दिया। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैंने अभी तक ईमानदारी से तैयारी किया है और मेरे अंदर हमेशा बना रहता है कि बिहार को आगे ले जाना है, आगे ले जाना है। तो मुझे लग रहा है कि मैं ज़रूर करूँगा, मतलब ईमानदारी से काम तो करूँगा ही करूँगा और बिहार को ले जाऊँगा। मेरे तो यही मोटिवेशन का मेन फैक्टर ही था कि बिहार को आगे ले जाना। तो ये थे विकास जी, जिन्होंने अपनी यात्रा हमारे साथ शेयर की है, हमें बताया है कि कैसे तैयारी करना है, आगे 17वीं बीपीएससी में कैसे लोग तैयारी करें कि उन्हें सफलता मिले। तो एक सवाल और मेरा रह गया है, क्या आप 17वीं बीपीएससी देने वाले हैं? हाँ, दूंगा। अच्छा, विकास जी भी 17वीं बीपीएससी देने वाले हैं, तो आशा है कि ये और आगे की पद पे जाएंगे। तो धन्यवाद विकास जी आपका। थैंक यू सर।